हम बात करते हैं जो हमने पार्टिकल नेचर के एग्जाम्पल्स पढ़े थे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो सबसे पहले एक्सप्लेन किया था मैक्स प्लैंक ने। ठीक है, ये क्या बताता है, जैसे हम सॉलिड्स को हीट करते हैं तो ये हीटिंग जब हम करते हैं तो ये अलग अलग रेडिएशंस इमिट करते हैं। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग रेडिएशंस इमिट हो रही है मतलब उनकी वेवलेंथ क्या है, वो अलग अलग है। एग्जाम्पल के लिए समझना, जैसे आपने एक आयरन की रोड ली और आप उसको हीट करने लगे तो आप क्या देखते हो, पहले वो रेड होती है, मतलब हल्की रेड होती है। फिर उसके बाद आप क्या देखते हो, धीरे धीरे उसके जो कलर है वो चेंज होने लगते हैं। और ज़्यादा हीट करते हो तो और रेड होने लगता है। फिर और ज़्यादा हीट करते हो तो जो रेडिएशंस इमिट होती है वो वाइट होती है। और फिर और ज़्यादा हीट करते हो तो एट द एंड वो ब्लू हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब आप क्या देख रहे हो कि जो इमिटेड रेडिएशंस है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, लोअर से हायर हो रही है। अभी आप पीछे पढ़ के आए हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम, एक बार वापस देख लो पीछे जाके। ये देखो, यहाँ देखना, आपने क्या देखा था कि जो आपकी वाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसके अंदर आपका जो वॉयलेट वाला होता है उसकी फ्रीक्वेंसी या ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और रेड की फ्रीक्वेंसी कम है। और जब आप आयरन रोड को हीट करते हो तो पहले रेड आता है, फिर वाइट आता है, फिर ब्लू आता है। यानी यहाँ पे ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और रेड की फ्रीक्वेंसी कम है। यही हो रहा है ना, ये देखो फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हम चल रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाते जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती जा रही है, लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ आप क्या करते जा रहे हो, मूव करते जा रहे हो। तो ये यही बोलता है कि जब हम फ्रीक्वेंसी को यानी टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है इमिटेड रेडिएशंस की वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है, आइडियल ब्लैक बॉडी वो होती है वो जो सारी वेवलेंथ और सारी फ्रीक्वेंसीज की लाइट को इमिट और एब्जॉर्ब कर सकती है। उसे हम आइडियल ब्लैक बॉडी बोलते हैं और उससे इमिट होने वाली रेडिएशंस को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं। अब देखना, दो टर्म आती हैं, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं कि एक रेड कलर है एक येलो कलर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और अगर मैं बोलूं कि रेड कलर डल है, रेड कलर ब्राइट है, मतलब जो ब्राइटनेस को बताता है वो होती है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखो, हमने ग्राफ प्लॉट किया है कि एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर जो इंटेंसिटी है इमिटेड रेडिएशंस की वो इंक्रीज होती जाती है और वेवलेंथ क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। देखो, ये हमारा वेवलेंथ है और ये इंटेंसिटी है। वेवलेंथ क्या हो रहा है, एक मैक्सिमम रेंज तक पहुंच गया और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो वेवलेंथ एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। यहाँ देखो, जो टेम्परेचर है वो T2 ज़्यादा है तो हमने टेम्परेचर T2 को ज़्यादा रख रखा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है। और T1 टेम्परेचर कम है तो इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने पर इंटेंसिटी ज़्यादा, और टेम्परेचर कम है तो इंटेंसिटी भी कम होती है। और वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होता है, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है और धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए देखो, हमने यहाँ पे जो देखा है इसको हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फिर इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, या फिर बहुत बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं व्हाट इज़ फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। देखो, कोई भी मेटल की सरफेस, ये हमारी कोई मेटल की सरफेस है, जैसे आप देखते हो सोलर प्लेट्स लगी हुई होती है। सोलर प्लेट्स क्या है, एक मेटल की सरफेस ही है ना। अच्छा, मेटल की सरफेस के ऊपर जैसे ही सनलाइट गिरती है या कोई भी लाइट रेडिएशंस गिरती है एक फ़िक्स फ्रिक्वेंसी की, तो इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या होने लगते हैं, इमिट होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। ठीक है,
इस इलेक्ट्रॉन के इमिशन की वजह से क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और सोलर प्लेट्स में भी यही होता है, जो सोलर प्लेट्स होती हैं उनमें जैसे ही सनलाइट गिरती है तो प्लेट्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन के इमिशन की वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। इसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। अब हम बात करें मेटल की, तो हम यहाँ पे कौन सी मेटल को काम में लेते हैं। आपने पढ़ा था ना आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल देगा। और आपको पता है टॉप से बॉटम जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो आपके सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, ये जो नीचे मेटल्स आती है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो ये क्या होते हैं, अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट शो करते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट सबसे पहले डिस्कवर किया था हर्ट्ज़ ने। ये देखो डायग्राम बना रखा है मैंने कि ये कोई मेटल की सरफेस है हमारी, इस पे जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब लाइट गिरी, ठीक है, कोई भी, यानी लाइट का मतलब क्या है, फोटोन्स। फोटोन्स क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स। जैसे ही हमारी लाइट गिरी इस मेटल सरफेस से तो मेटल से क्या निकलना स्टार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन। तो ये इनको हमने क्या बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फोटोन की वजह से निकल रहे हैं। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया। एमीटर के अंदर हम मेज़र कर सकते हैं करंट को, ठीक है। तो ये वैक्यूम का चैम्बर ले रखा था, इसमें मेटल की सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रॉन डाले मतलब फोटोन्स डाले तो इलेक्ट्रॉन्स निकले और उससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया। इसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब ऑब्जर्वेशन देखना, जैसे ही मेटल सरफेस पे लाइट गिरती है, लाइट गिरते ही इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही लाइट गिरी, लाइट गिरते ही इमिशन स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ पे कोई भी टाइम गैप नहीं होता है, या ये बोल सकते हो ना के बराबर टाइम गैप होता है फोटोन्स के गिरने पर, यानी लाइट के गिरने पर, और इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन पे, इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में टाइम गैप जो होता है वो बहुत कम होता है या नो टाइम गैप होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखना सेकंड, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के, नॉट फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के। थर्ड और वेरी इम्पॉर्टेंट जो है वो आती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी भी मेटल के लिए वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट शो करने के लिए ज़रूरी होती है। यानी अगर किसी मेटल के पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे ये कोई मेटल है हमने ले रखा है पोटेशियम का, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने बोल दी 5 है, तो इसके ऊपर हम ऐसी ही लाइट डालेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 5 से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हम डाल देते हैं और वो कितनी ही ब्राइट हो, कितनी ही ब्राइट लाइट हो, तो भी वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं करवा पाएगी। लेकिन हमने 5 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर डल लाइट भी डाल दी तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या करवा पाती है, इमिशन करवा पाती है। तो कोई भी मेटल जो है उसके लिए वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे, जिससे बिलो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट शो नहीं होता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जब होगी तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कब होंगे, जब उनको क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ होने पे इंक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो तो क्या होता है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ देखना काइनेटिक एनर्जी जो है वो, ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट ही नहीं हो रहे। जैसे ही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ी आगे हुई, थोड़ी बड़ी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होना स्टार्ट हो गए, इमिट होना स्टार्ट हो गए। और जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है।
फिर उसके बाद देखना, अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हम इंटेंसिटी को कितना ही बढ़ा दें लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ये हमें ग्राफ से दिख रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जैसे एक एग्जांपल ले रखा है हमने कि हमने किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर रेड लाइट डाली, जैसे पोटेशियम के ऊपर हमने रेड लाइट डाली, तो हमें फ्रीक्वेंसी, हमने इस रेड लाइट जो है इसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ा दी, तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो शो नहीं हो रहा। लेकिन हमने क्या किया, येलो लाइट डाली और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, यानी वीक जो है इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी नहीं, वीक इंटेंसिटी है। और हमने उसको जैसे ही पोटेशियम पे डाला तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो गया। क्यों? क्योंकि पोटेशियम के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 × 10⁻14, और येलो लाइट की इससे ज़्यादा है लेकिन रेड लाइट की इससे कम है। तो कम है तो ये शो नहीं कर पाएगा, और येलो लाइट वाला जो है वो ज़्यादा है तो शो कर देगा। फिर बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन। ये किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन क्या बोलता है कि जब हम एक फोटोन जो है जिसकी एनर्जी सफिशिएंट है उसको जैसे ही मेटल के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, एक मेटल है हमारी, इसके ऊपर हमने एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन डाला, मतलब लाइट डाली, तो ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को यहाँ पे जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनको ट्रांसफ़र कर देगा। ट्रांसफ़र करते ही ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इमिट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे बिना किसी गैप के, बिना किसी डिले के। दूसरा ये क्या बोलता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी इन फोटॉन्स की होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफ़र होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र होगी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इनको मिलेगी। यानी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अभी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद देखो ये बोलता है कि जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसकी हमने एनर्जी जो है वो अज्यूम कर ली कि कितनी है, एच न्यू। हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, E = H न्यू। ठीक है, और मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए उसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी, एच न्यू नोट, न्यू नोट हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इतनी तो होनी चाहिए। और ये एच न्यू नोट जो है ना, इसको डब्ल्यू नोट भी हम बोलते हैं, वेव फंक्शन। ठीक है, अब देखो फोटोन के पास इतनी तो एनर्जी है और कम से कम उसको इतनी एनर्जी चाहिए, यानी उसके पास इतनी एनर्जी है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उसको मिनिमम एनर्जी एच न्यू नॉट चाहिए। तो ये जो बची हुई एनर्जी है वो कहाँ चली गई, तो ये जो बची हुई एनर्जी है वो फोटोन्स, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ध्यान रखना, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, ये फोटोन की एनर्जी और जितनी चाहिए वो एनर्जी, इन दोनों के गैप के बीच में जो एनर्जी बचती है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv²। यहाँ से h कॉमन आ रहा है तो h = न्यू माइनस न्यू नॉट, और h न्यू नॉट को अकेले हम क्या और बोलते हैं, W0 वेव फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, कि क्या हुआ। पहले ये देखा गया कि कुछ फिनोमिना जो है जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो एक्सप्लेन होते हैं पार्टिकल नेचर से। फिर कुछ देखा गया इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, ये एक्सप्लेन होते हैं वेव नेचर से। तो अब एक डायलेमा की कंडीशन आ गई, इसको दूर करने के लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, कि ये मान लिया कि जो लाइट होती है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। अब इसके लाइट के वेव और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया वो देखो। ये बोला गया कि जब रेडिएशंस जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो ये पार्टिकल नेचर को छोड़ देती है और क्या करती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है, इट डिस्प्लेसेस पार्टिकल, और ये क्या करती है, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ इंस्टीड ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ विच इट इज़ एग्जिबिट्स व्हेन इट प्रोपेगेट्स। मतलब क्या हुआ इसका, जब ये प्रोपेगेट करती है, ठीक है,
तब तो क्या होगा, हमें पता ही है प्रोपगेशन का मतलब वेव नेचर होगा। लेकिन जब ये किसी सरफेस के साथ इंटरेक्ट करिए, किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करिए, जैसे अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, तब ये कौन सा नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर। और जब इसका प्रोपगेशन होता है तब ये कौन सा नेचर शो करती है, वेव नेचर। तो अब देखो आइंस्टीन का फॉर्मूला तो सबको ही पता है, E = mc², ये हो गया। और हमें पता है mc या mv बोल दो, क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया गया, m = E/c², एक c को इधर ले लिया तो mc = E/c। और हमें पता है mv जो होता है वो मोमेंटम होता है। यहाँ पे v की जगह c है, v भी वेलोसिटी और c भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो mc की जगह हम क्या लिख देंगे, p। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो हमारा आया था mc, इसको हमने p से डिस्प्लेस कर दिया, तो हमारी क्या इक्वेशन बन गई, p = E/c। और c अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो c की जगह आप क्या लिख दो, न्यू लैम्डा लिख दिया, c की जगह आपने यहाँ पे न्यू लैम्डा। ठीक है, न्यू लैम्डा लिखने के बाद e जो होता है वो क्या होता है, h न्यू होता है। तो यहाँ पे e की जगह क्या लिख दो, h न्यू। तो न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, तो p = हमारा क्या आ गया, h/लैम्डा। तो p जो है वो मोमेंटम है जो कि पार्टिकल नेचर को बताता है, लैम्डा वेवलेंथ है जो कि वेव नेचर को बताती है, h हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो आप क्या देखोगे कि p = h/लैम्डा, मतलब पार्टिकल नेचर जो होता है वो वेव नेचर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कहीं पे पार्टिकल नेचर ज़्यादा है तो वेव नेचर कम होगा, और कहीं पे वेव नेचर ज़्यादा है तो पार्टिकल नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से पार्टिकल और वेव नेचर एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है।